27 अगस्त 2022 को शाम के समय वैशाली बलसारा अपने पति से ये कहकर घर से निकली थी कि वो किसी दोस्त से मिलने जा रही है और उसे कुछ काम भी है, इसलिए वो थोड़ी देर में घर लौट आएगी। इस पर पति हरेश बलसारा ने भी वैशाली से ज्यादा कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वैशाली एक सिंगर थी तो इसलिए परफॉर्मेंस के लिए उसे कई लोगों को मिलना होता था। और फिर शाम 6:45 पर वैशाली अपनी कार से निकल गई। लेकिन जब कई घंटे बीत जाने के बाद भी वैशाली घर नहीं लौटी तो हरेश बलसारा ने पत्नी वैशाली को फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद हरेश ने अपने रिश्तेदारों और जानने वालों को भी फोन किए, लेकिन वैशाली के बारे में कहीं से भी कुछ पता नहीं चला। अब हरेश को वैशाली की चिंता होने लगी थी। इसके बाद हरेश ने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और वैशाली को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बहुत तलाश करने पर भी ना तो उसे वैशाली मिली और ना ही वैशाली ने उसका फोन उठाया। हरेश ने सोचा कि शायद वैशाली किसी काम में बिजी हो और हो सकता है वो देर रात तक लौट आए। यही सोचकर हरेश वापस अपने घर लौट आए और वैशाली का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते सारी रात बीत गई, लेकिन वैशाली अपने घर नहीं लौटी। इसके बाद सुबह होते ही हरेश बलसारा सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इधर वलसाड़ पुलिस भी तुरंत ही वैशाली की तलाश में जुट गई। उसे तलाश करते करते सुबह से शाम हो गई, पर पुलिस को भी वैशाली कहीं नहीं मिली। लेकिन फिर उसी दिन यानी 28 अगस्त 2022 को शाम के समय वलसाड़ शहर के पारड़ी इलाके में ही नदी के किनारे एक व्यक्ति टहल रहा था, और जब वो व्यक्ति मेन रोड से हटकर दूसरी सड़क पर आया तो उस व्यक्ति को वहां उस रोड पर नदी के किनारे एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी। वो गाड़ी लावारिस हालत में खड़ी थी। इसके बाद वो व्यक्ति गाड़ी के थोड़ा पास जाता है, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी के अंदर झांक कर देखा तो उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि वहां उस कार के अंदर एक लड़की का शव पड़ा था। इसके बाद उस व्यक्ति ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया, क्योंकि ये इलाका भी पारडी पुलिस के अंतर्गत ही आता था। इसलिए वलसाड़ पुलिस की एक टीम मौकाए वारदात पर पहुंचती है, लेकिन कार की और उस लाश की हालत को देखकर पुलिस को ये समझते देर नहीं लगी कि ये मामला कत्ल का है, क्योंकि उस लाश की गर्दन पर गला दबाए जाने के निशान नजर आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से उस लाश को कार में ठूस कर रखा गया था वो प्राकृतिक मौत के मामले में नहीं हो सकता। इसके अलावा कार की चाबी और उस महिला का मोबाइल फोन जैसी कई चीजें भी गायब थी। लेकिन इस मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस को सबसे पहले मरने वाली लड़की की पहचान करना जरूरी थी। लेकिन इत्तेफाक से उसी दिन सुबह ही हरेश वलसारा ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। रिपोर्ट लिखवाने वाले हरेश ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसकी पत्नी 27 अगस्त को किसी से मिलने जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन इसके बाद वो घर नहीं लौटी। ऐसे में पुलिस ने सबसे पहले हरेश को ही फोन किया और पारडी में नदी के किनारे मिली उस लाश की पहचान करने के लिए उसे मौकाए वारदात पर बुलाया। उससे पुलिस ने कहा कि हमें पारडी इलाके में नदी किनारे एक बलेनो कार में किसी महिला का शव मिला है, इसलिए आप जल्दी से घटना स्थल पर पहुंचकर उसकी पहचान कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये शव आपकी पत्नी का ही हो। इतना सुनते ही हरेश भागता हुआ मौकाए वारदात पर पहुंचता है। अपनी पत्नी की कार और उसकी लाश को देखते ही हरेश फूट फूट कर रोने लगा। और अब ये बात तो साफ हो गई थी कि मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि हरेश की पत्नी वैशाली बलसारा ही है। अब तक पुलिस महकमे के साथ साथ आसपास के लोगों ने भी हरेश और उसकी पत्नी वैशाली को पहचान लिया था, क्योंकि हरेश और वैशाली इस इलाके के लोगों के लिए जाना पहचाना चेहरा थे। जहां वैशाली एक मशहूर गरबा सिंगर थी तो वहीं उसका पति हरेश भी एक मशहूर गिटारिस्ट था। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर वैशाली का कत्ल कैसे हुआ। शहर के इस इलाके में सुनसान जगह पर उसी की कार के अंदर उसकी जान किसने ली। आखिर वैशाली से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी? क्या ये कोई रिश्तों के दांव पेंच का अंजाम था, या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद, या फिर कुछ और? इन सब बातों का पता लगाने के लिए पुलिस ने सबसे पहले वैशाली की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही उसके पति हरेश से पूछताछ करनी शुरू कर दी। लेकिन इस मामले में हरेश से पूछताछ करने पर पुलिस को ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिली, क्योंकि हरेश ने भी पुलिस को सिर्फ इतना ही बताया था कि शनिवार को वैशाली किसी से मिलने जाने की बात कहकर घर से निकली थी। लेकिन वो कहां जा रही है और किससे मिलने जा रही है, इसके बारे में वैशाली ने उसे भी कुछ नहीं बताया था। इसलिए उसे भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वैशाली अपनी जिंदगी के आखिरी समय में किसके साथ थी।
इधर पुलिस को हरेश के बयान और उसके बातचीत करने के अंदाज से इस बात का एहसास हो चुका था कि हरेश उनसे कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसलिए शुरुआती पूछताछ के बाद ही वैशाली के पति हरेश को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी, यानी अब हरेश शक के दायरे से बाहर हो चुका था। लेकिन ऐसे में पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि आखिर वैशाली के कातिलों तक कैसे पहुंचा जाए। जांच को आगे बढ़ाने के लिए वलसाड़ पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के साथ साथ 8 अलग-अलग पुलिस टीमें बनाई, जिन्हें उनके हिस्से का काम सौंप दिया गया। पुलिस ने सबसे पहले वैशाली के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। साथ ही वैशाली के घर से लेकर मौकाए वारदात वाली जगह तक उस पूरे रूट के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालना शुरू किया गया और इस कोशिश में 2 सुराग भी पुलिस के हाथ लगे। पहला ये, पुलिस ने वैशाली की कॉल डिटेल में पाया कि वैशाली ने अपने घर से निकलने से पहले और निकलने के बाद भी किसी बबीता कौशिक नाम की महिला से बात की थी। और दूसरा ये कि मौकाए वारदात के आसपास के सीसीटीवी कैमरों में भी 27 अगस्त की शाम को बबीता कौशिक ही कई जगह पर नजर आई थी। ये दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल मेल खा रही थी। साथ ही पुलिस को यह भी पता चलता है कि बबीता कौशिक वैशाली की बहुत अच्छी दोस्त थी। इसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए बबीता को पुलिस स्टेशन लाकर उससे पूछताछ करने का फैसला किया। लेकिन अब पुलिस के सामने प्रॉब्लम ये थी कि जो बबीता शक के घेरे में थी, दरअसल वो खुद 9 महीने की प्रेग्नेंट थी और वो किसी भी समय बच्चे को जन्म दे सकती थी। ऐसे में उससे सख्ती से पूछताछ करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि इससे बबीता के साथ साथ उसकी कोख में पल रहे बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता था। लेकिन उससे पूछताछ करनी भी जरूरी थी। इसके लिए पुलिस ने एक मेडिकल ऑफिसर को बुलाकर उसकी मौजूदगी में बबीता से पूछताछ करनी शुरू की। हालांकि पुलिस को बबीता के खिलाफ मिले सबूतों के साथ साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर भी लग रहा था कि इस कत्ल में बबीता का कुछ ना कुछ हाथ तो जरूर है। लेकिन पुलिस के लिए सारी कड़ियों को जोड़ना अभी बाकी था और जैसे ही पुलिस ने बबीता से सवाल जवाब करने शुरू किए तो इस कत्ल में एक के बाद एक कई राज खुलते चले गए। पूछताछ के दौरान बबीता ने पहले तो 27 तारीख को शहर के पहाड़ी इलाके की ओर जाने की बात से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन जब पुलिस ने अपने पास उसकी कई सीसीटीवी फुटेज होने की बात कही तो उसने ये स्वीकार कर लिया कि हाँ, वो शाम के समय पहाड़ी इलाके की ओर गई थी और वहां पर उसकी मुलाकात अपनी दोस्त वैशाली से भी हुई थी। इसके बाद पुलिस ने बबीता को परखने और उसे उसकी ही बातों में फंसाने के लिए एक और चाल चली। पुलिस ने उससे पूछा कि क्या उसने वैशाली को किसी और के साथ देखा था। इस पर बबीता ने तुरंत कहा कि हाँ, उस दिन वैशाली अपनी कार में 2 लोगों के साथ मौजूद थी। इसके बाद पुलिस ने जानबूझकर बबीता को एक ऐसे व्यक्ति की फोटो दिखाई जिसका इस मामले से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं था, क्योंकि बबीता तो पहले ही इस मामले से बचना चाहती थी। इसलिए बबीता ने उस अनजान व्यक्ति की फोटो को देखकर कहा कि हाँ, मैंने उस दिन वैशाली के साथ इस व्यक्ति को देखा था। और इससे साफ हो गया था कि बबीता अब भी झूठ बोल रही है। इसके बाद पुलिस ने बबीता का सच्चाई से सामना करवाया और उसे बताया कि इस तरह झूठ बोलकर वो खुद ही अपनी बातों में फंस चुकी है, क्योंकि जिस व्यक्ति को बबीता वैशाली के साथ देखने की बात कह रही थी वो व्यक्ति तो वैशाली को जानता तक नहीं था। इसके बाद थोड़ी कड़ाई से पूछताछ करने पर बबीता ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन 9 महीने की गर्भवती बबीता, जो अब किसी भी दिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, वो मां बनने वाली थी। उसे अचानक ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से उसने अपनी ही दोस्त वैशाली को कत्ल करने का प्लान बना लिया था। लेकिन प्रेग्नेंट बबीता के लिए अकेले ही अपनी दोस्त वैशाली का कत्ल करना मुमकिन नहीं था, यानी इस कत्ल में उसके साथ कोई और व्यक्ति भी शामिल जरूर था। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर वो व्यक्ति कौन हो सकता था, और फिर इसका जवाब भी पुलिस को जल्द ही मिल गया। दरअसल इस घटना से करीब 1 साल पहले वैशाली और बबीता की मुलाकात किसी फंक्शन के दौरान हुई थी। उन दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए और फिर वो दोनों फोन पर बातें करने लगी। इसी तरह बात करते करते उन दोनों में दोस्ती हो गई। वैशाली और बबीता की दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जब भी बबीता को पैसों की जरूरत पड़ती थी तो वो वैशाली से पैसे मांग लेती थी और वैशाली उसकी मदद कर देती थी, यानी वो बबीता को पैसे दे देती थी। और अब बबीता किसी न किसी बहाने वैशाली से पैसे उधार मांगती ही रहती थी। इधर वैशाली भी बिना कुछ सोचे समझे उसे पैसे देती ही जा रही थी
और फिर देखते ही देखते वैशाली ने मात्र 1 साल के अंदर बबीता को अलग अलग वक्त में टोटल 25 लाख रुपए उधार दे दिए। पर अब वैशाली अपने 25 लाख रुपए वापस मांग रही थी, लेकिन बबीता वो रुपए नहीं लौटाना चाहती थी, जिसकी वजह से बबीता को बहुत टेंशन होने लगी। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो वैशाली का कर्ज उतार सके, लेकिन फिर भी उसने वैशाली से कह दिया था कि वो इतनी बड़ी रकम एक बार में तो नहीं दे सकती, मगर फिर भी वो थोड़ा थोड़ा करके सारा कर्ज उतार देगी। वैशाली इस बात को भी मान गई, लेकिन असल में तो बबीता वो रुपए लौटाना ही नहीं चाहती थी। धीरे धीरे उधार के उन 25 लाख रुपए के चलते ही अब उन दोनों के रिश्तों में भी कड़वाहट आने लगी थी। और जब बबीता पर वैशाली ने पैसे चुकाने के लिए दबाव बनाना शुरू किया, तो इस पर बबीता ने सोचा कि क्यों ना वैशाली को ही रास्ते से हटा दिया जाए। बबीता उस समय फेसबुक पर भी एक्टिव रहती थी और फेसबुक पर उसके ढेर सारे फ्रेंड्स भी थे, जिनमें से कुछ के साथ वो अक्सर चैटिंग भी करती थी। इसी बीच बबीता ने अपने कुछ फेसबुक फ्रेंड्स को भरोसे में लेकर उन्हें भी ये कहानी सुनाई और उनसे कहा कि वो अपनी दोस्त वैशाली से पीछा छुड़ाना चाहती है। उसके इन्हीं फेसबुक फ्रेंड्स में एक सुपारी किलर भी था, जिसका नाम था सुखविंदर सिंह भाटी। वो पंजाब का रहने वाला था। वो दोनों पिछले कई सालों से फेसबुक फ्रेंड्स थे। बबीता ने वैशाली को रास्ते से हटाने के लिए सुखविंदर सिंह से बात की। सुखविंदर सिंह वैशाली की जान लेने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इसके लिए सुखविंदर ने बबीता से 10 लाख रुपए की मांग की। बबीता ने उसके साथ मोल भाव करना शुरू कर दिया और फिर 8 लाख रुपए में वैशाली का कत्ल करने की बात तय हो गई, क्योंकि सुखविंदर भी ये काम अकेला नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने अपने एक दोस्त त्रिलोक सिंह को भी इस साजिश में शामिल कर लिया था। इधर वैशाली भी बबीता की अच्छी दोस्त थी। वैशाली उस पर बहुत भरोसा करती थी। बबीता जब भी वैशाली को कहीं बुलाती तो वो बिना कुछ सोचे समझे बबीता के पास पहुंच जाती थी। 27 अगस्त की शाम को भी बबीता ने वैशाली को फोन किया। उसने वैशाली को उधार दिए गए रुपए वापस लौटाने का झांसा दिया। इसके बाद तयशुदा प्लान के मुताबिक 27 अगस्त की शाम को बबीता और 2 सुपारी किलर्स वलसाड़ के पहाड़ी इलाके में खाली पड़ी एक डायमंड फैक्ट्री में पहुंचते हैं। बबीता अपनी स्कूटी से आई थी, लेकिन प्लान के अनुसार उसने अपनी स्कूटी को वारदात वाली जगह से करीब 1 किलोमीटर पहले ही पार्क कर दिया था। बबीता वहां से ऑटो में बैठकर खाली पड़ी उस डायमंड फैक्ट्री में पहुंच गई। उसने वैशाली को भी पहाड़ी इलाके की उसी डायमंड फैक्ट्री में बुला लिया। बबीता का फोन आने के बाद वैशाली रुपए लेने के लिए उस फैक्ट्री में पहुंच गई। वहां पर बबीता पहले ही उसका इंतजार कर रही थी। इसके बाद बबीता वैशाली की कार में बैठकर काफी देर तक बातें करती रही। बबीता अपने साथ 8 लाख रुपए भी लेकर आई थी। उसने वो रुपए वैशाली को दिए और कहा कि इन्हें एक बार चेक कर लो। वैशाली पैसे गिनने लगी, लेकिन तभी वो दोनों सुपारी किलर वहां आकर खड़े हो गए। बबीता ने उन दोनों सुपारी किलर्स को अपना कजिन बताकर वैशाली की कार में बैठा लिया, लेकिन कार के अंदर आते ही उन दोनों ने पहले तो क्लोरोफॉर्म सूंघाकर वैशाली को बेहोश कर दिया और फिर गला घोंटकर उसकी जान ले ली। इसके बाद उन्होंने लाश को उठाकर पीछे की सीट पर डाल दिया और फिर सबूत मिटाने के इरादे से वैशाली की कार में ही उसकी लाश को लेकर नदी के किनारे पहुंचे। वहां पर वो लोग कार और लाश को लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गए। बबीता अपने साथ 8 लाख रुपए लेकर आई थी और ये रुपए उसे वैशाली को देने थे, लेकिन वैशाली से पीछा छुड़ाने के लिए उसने वही 8 लाख रुपए सुपारी के तौर पर उन किराए के कातिलों को दे दिए थे। इस बयान के आधार पर पुलिस ने बबीता को अरेस्ट कर लिया था। साथ ही पुलिस ने पंजाब से एक सुपारी किलर सुखविंदर को भी अरेस्ट कर लिया था। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि वैशाली ने अपनी दोस्त बबीता को 25 लाख रुपए देने जैसी इतनी बड़ी बात अपने पति हरेश से भी छुपा रखी थी। यानी वैशाली ने अपने पति को कभी भी इस बात की भनक नहीं लगने दी कि उसने बबीता को इतनी बड़ी रकम उधार के तौर पर दे रखी है। उसका पति हरेश तो ये भी नहीं जानता था कि आखिर वैशाली के पास इतना पैसा कहां से आया था। और तो और वारदात वाले दिन भी जब बबीता ने वैशाली को फोन करके रुपए चुकाने के बहाने बुलाया था, तब भी वैशाली ने अपने पति को ये नहीं बताया था कि वो अपनी दोस्त बबीता से उधार में दिए गए 25 लाख रुपए वापस लेने जा रही है। और यही वजह थी कि वैशाली की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते समय हरेश ने भी 25 लाख रुपए जैसी किसी बात का जिक्र नहीं किया था। अगर वैशाली के फोन की कॉल डिटेल्स में उसकी बबीता से आखिरी बार हुई बातचीत सामने नहीं आती और अगर उस दिन बबीता फैक्ट्री की तरफ जाते हुए सीसीटीवी कैमरा में कैद ना हुई होती,
तो शायद वैशाली का ये राज भी हमेशा हमेशा के लिए उसकी मौत के साथ ही दफन हो जाता। लेकिन एक गर्भवती महिला की इतनी भयानक साजिश और अपनी ही दोस्त के साथ गद्दारी की ये कहानी सुनकर पूरा गुजरात हैरत में पड़ गया था। पुलिस को भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि वैशाली की सबसे करीबी दोस्त बबीता ही उसकी कातिल निकलेगी। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट तैयार करके उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। फिलहाल इस केस के बारे में बात करें तो इस कत्ल में शामिल रहे सभी आरोपियों पर वैशाली के खिलाफ साजिश रचने, कत्ल करने, सबूत मिटाने जैसे आरोपों के तहत अभी भी कार्रवाई चल रही है।